हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 6 ऑफ द चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। आज के चैप्टर में हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने एवोल्यूशन की डेफिनेशन और उसके फीचर्स के बारे में बात की थी। ये पॉइंट्स मैं आपको एक बार वापस दिखा रहा हूँ। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं। अब आज के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, मतलब एवोल्यूशन हुआ है उसका प्रूफ क्या है, तो उसी को हम बोलते हैं एविडेंसेस। हमारे पास कई तरह के एविडेंसेस है, जैसे हमारे पास है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स और पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस। इसे हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी और एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। मतलब जो बाहर से आपको जैसे ही ऑर्गेनिज्म दिखता है, मतलब उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखता है, उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जब हम उसे काट के उसके अंदर की चीज़ें देखेंगे, उसके हड्डियों का अरेंजमेंट वगैरह, तो उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो जैसे अगर आप एक कैट और डॉग का एग्जांपल ले लो, तो उसमें क्या सिमिलैरिटी है, मतलब उनका जो माउथ होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर होगा। उनके नॉस्ट्रल्स, मतलब जो नोज़ में जो एरिया जहाँ से एयर अंदर जाती है उसे हम नॉस्ट्रल बोलते हैं, वो भी सिमिलर है। फिर उनके कान, जो पिन्ना बोलते हैं, कान का जो एक्सटर्नल चीज़ जो आप हमारे ह्यूमन बींग्स में भी देखते हो उसे हम पिन्ना बोलते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। उनकी आई की पोजीशन भी सिमिलर होती है और उनकी बॉडी पे थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर या फर होता है। सो ये सब चीज़ें हम एनिमल्स में देखते हैं जब हम उनका मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस को कंपेयर करते हैं कि उनके आई की स्ट्रक्चर कहाँ पे है, पिन्ना की स्ट्रक्चर कहाँ पे है, उनका जो आई का पोजीशन कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स में हम देखते हैं लीफ, जो प्लांट की लीफ होगी उसका शेप कैसा है, उसकी पीटियोल कैसी है। तो पीटियोल का मतलब होता है लीफ की डंडी या टिप, उसे हम पीटियोल बोलते हैं। लीफ में वेनेशन, मतलब अगर आपने लीफ को देखा होगा तो उसका जो मतलब लीफ का मेन पत्ता है उसके ऊपर आपको ऐसे लाइंस दिखती है अलग अलग तरह की, या तो वो लाइंस ऐसे स्ट्रेट होती है या तो वो एकदम ऐसे नेटवर्क के फॉर्म में होती है, तो उसी चीज़ को हम वेनेशन बोलते हैं। तो जब हम किसी का मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस लेते हैं तब हम उसकी लीफ की वेनेशन को कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स में क्या कंसिडर करते हैं ये मैंने आपको बताया, और एनिमल्स में क्या कंसिडर करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले एविडेंस पे, जिसे हम बोलेंगे एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमी का मतलब मैंने आपको बताया कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी का मतलब होता है जब उसे काट के उसके अंदर की बॉडी देखेंगे तो उसे हम एनाटॉमी बोलते हैं। सो इसमें क्या है, इसके आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझोगे, इसीलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एनाटॉमी में स्ट्रक्चर सिमिलर होता है लेकिन फंक्शनल डिसिमिलर होता है। इसका एग्जाम्पल जब मैं आपको बताऊँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमंस, मतलब हमारे हाथ, फोर लेग ऑफ ऑक्स, मतलब ऑक्स एक एनिमल होता है जिसके 4 पैर होते हैं, तो जो आगे के 2 पैर है उसे हम फोर लेग बोलते हैं। फ्लिपर ऑफ व्हेल, फ्लिपर्स मतलब फिन्स जैसे हो गया। और पटेजियम ऑफ बैट, आपने बैट देखा होगा, उसका जो विंग होता है वो बहुत बड़ा विंग होता है और उसी बड़े विंग को हम पटेजियम बोलते हैं। ये जो 4 चीज़ें हैं ये एनाटॉमिकल एविडेंस में आती है। इसका मतलब क्या है, इन चारों स्ट्रक्चर्स का मतलब कौन से 4, फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन का 4 लिम्ब, ऑक्स का 4 लेग और फ्लिपर ऑफ व्हेल और पटेजियम ऑफ बैट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो सेम है, लेकिन वो काम अलग अलग करता है। जैसे मैंने आगे मेंशन किया गया है, इनके फंक्शन डिफरेंट है बट इनकी एनाटॉमी अंदर से सेम है। आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम भी दिखाया गया है इस चीज़ को, अगर आप उस डायग्राम को देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि उसका स्ट्रक्चर जो एनाटॉमी है ना इन चारों चीज़ों की वो सेम है लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है। फंक्शन कैसे डिफरेंट है कि ह्यूमन बींग्स हमने हाथ यूज़ करते हैं राइटिंग और चीज़ों को पकड़ने के लिए, बैट्स इसको उड़ने के लिए यूज़ करते हैं, वेल्स इसको स्विमिंग के लिए यूज़ करती है, बट इनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है। मतलब जो आगे वाले जो हमारे लिम्स है, मतलब हाथ है, और जो हॉर्स के आगे वाले पैर है, जो वेल्स हो गए उनके जो फिन्स है, और जो बैट हो गया उसका जो पटेजियम है,
वो सारे का इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब अंदर का जो बोनी अरेंजमेंट है वो सेम है, बट ये काम अलग अलग तरीके से करता है। हम उसे कुछ और रीज़न के लिए यूज़ करते हैं, वेल्स और बैट्स किसी और रीज़न के लिए यूज़ करते हैं। सो इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा एनाटॉमिकल एविडेंसेस में। इनके जो स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी है ये इंडिकेट करती है कि इनका जो पूर्वज है वो सेम रहा होगा। पूर्वज मतलब एंसेस्टर, इनका जो एंसेस्टर मतलब जहाँ से ये ओरिजिनेट हुए या जहाँ से ये आए हैं वो सेम रहा होगा। नेक्स्ट एविडेंस की बात करेंगे हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब होता है डीजेनरेटेड या अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स, मतलब पहले उनका कुछ काम था लेकिन अब उनका कोई काम नहीं है। जिससे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अपेंडिक्स, हमारा जो इंटेस्टाइन है उसके पास अपेंडिक्स होता है, ये वेस्टिजियल है हमारे में, मतलब इसका हमारे में कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हम सेल्यूलोज जो हम फूड खाते हैं जैसे कि सब्जी वगैरह हो गई उसमें सेल्यूलोज होता है, उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए अपेंडिक्स हमारे कोई काम का नहीं है। अपेंडिक्स का यूज़ होता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना। ये किन में काम आता है? रूमिनेंट्स। अब रूमिनेंट्स क्या होता है? जो कैटल होती है, जो चौपाई जिसको हिंदी में कहते हैं, वो लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए उनमें अपेंडिक्स का काम है, लेकिन अपेंडिक्स हमारे में वेस्टिजियल है। नेक्स्ट एग्जांपल है मसल्स ऑफ द ईयर पिन्ना। मैंने आपको बताया ईयर पिन्ना जो हमारा बाहर से जो हम कान को देख रहे हैं उसका जो एक्सटर्नल पार्ट है उसको हम पिन्ना कहते हैं। उस पिन्ना का के अंदर जो मसल्स है वो हमारे में वेस्टिजियल है, मतलब हम हमारे कान को आगे पीछे मूव नहीं कर सकते जो कि मंकीज़ कर सकते हैं। तो वो जो मसल्स है हमारे एक्सटर्नल ईयर के अंदर वो हमारे में वेस्टिजियल है, उसका हमें कोई यूज़ नहीं है। सो ये भी एक एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल्स है हमारे में जो टेल बोन है, जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम की लास्ट में जो बोन है वो टेल बोन, वो हमारे में यूज़फुल नहीं है, मंकीज़ में यूज़फुल है। हमारे में विजडम टीथ आते हैं, मतलब जो लास्ट टीथ आता है, मतलब इन व्हेन यू आर लाइक 21 ईयर्स के बाद जो टीथ आता है उसे हम विजडम टीथ या अक्कल दांत बोलते हैं, वो भी हमारे में यूज़फुल नहीं है। और बॉडी हेयर, जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ रहा है ह्यूमन के ऊपर से बॉडी हेयर कम होते जा रहे हैं, बिकॉज अब हमें बॉडी हेयर की यूज़ नहीं है। बॉडी हेयर का जो यूज़ बेसिकली था टू कंजर्व हीट, मतलब हम हीट ठंडी से बचने के लिए था, बट वैसे अब हमारे एवोल्यूशन होते होते वी हैव स्टार्टेड वेयरिंग क्लोथ्स, उसकी वजह से हमें बॉडी हेयर्स की ज़रूरत नहीं है। इन लिविंग, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स डजेंट अकर, रैदर इट द एग्जिस्टिंग वंस अंडरगो ग्रेजुअल चेंज। मतलब ह्यूमन बींग्स के या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सडन डेवलपमेंट नहीं होता, नए ऑर्गन्स बन गए नहीं, बट जो है ऑर्गन ऑलरेडी उसमें ही कुछ चेंज होके हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हार्मफुल भी हो सकते हैं और नॉन हार्मफुल भी हो सकते हैं। हार्मफुल हो जाएगा अगर अपेंडिक्स जो है हमारा उसमें इन्फेक्शन हो जाए और वो बड़ा हो जाएगा, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, तब वो हमारे लिए हार्मफुल है, अदरवाइज़ वो हमारे लिए हार्मलेस है। नेक्स्ट एविडेंस की बात करेंगे हम, पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पेलियोंटोलॉजी का मतलब होता है फॉसिल की स्टडी करना। अब आप पूछोगे कि फॉसिल क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया जब ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं तो अगर वो ऐसे के ऐसे पड़े रह गए, उसके ऊपर सैंड की लेयर्स, रॉक्स की लेयर्स आ जाएगी, तो वही जो स्पेसिमेन रह गया है इन द सैंड या इन द रॉक्स, उसी को हम फॉसिल बोलते हैं। तो ये पॉइंट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मैनी ऑर्गेनिजम्स आर बरीड इन द लैंड, मतलब उनको हम दफन हो जाते हैं मरने के बाद, कभी कभी फ्लड्स की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से। यही जो डेड रिमेन्स है, यही जो उनकी बॉडी बची हुई है ना, उसी को हम फॉसिल बोलते हैं। उसकी स्टडी को हम पेलियोंटोलॉजी बोलते हैं, जो हमें एवोल्यूशन की स्टडी करने में हेल्प करता है। अब क्या होता है कि जब हम मर जाते हैं या ऑर्गेनिजम्स लिविंग मर जाते हैं तो हमारे में कार्बन दो तरह का होता है, एक होता है C12 और एक होता है C14। C14 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, तो वो हमारे मरने के बाद भी डीके होते रहता है, लेकिन जो C12 है ना, वो जैसे ही हम मर जाते हैं उसका डीके रुक जाता है। इसके लिए जब हम एक टेक्निक होती है जिसे हम कार्बन डेटिंग बोलते हैं, उसमें हम इन दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं। कौन सी दोनों? एक तो C14 का रेडियो एक्टिविटी जो कि हमारे मरने के बाद भी होती रहेगी, और एक
रेशियो किसका, C14 का और C12 का, क्योंकि जैसे ही हम मर जाएंगे C12 का डीके बंद हो जाएगा और C14 का होते रहेगा, तो उनका कोई रेशियो आएगा। तो वो जो रेशियो है उसको भी हम स्टडी करते हैं ताकि हम उस जो फॉसिल हमें मिला है उसकी एज फाइंड आउट कर सके। तो यही मैंने मेंशन किया है कि कार्बन कंजम्पशन स्टॉप्स आफ्टर वन डाइज, ओनली C14 कंटिन्यूज बिकॉज C14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, लेकिन C12 कांस्टेंट हो जाता है। तो जैसे जैसे आप मरोगे तो C12 और C14 का रेशियो जो है वो चेंज होता रहेगा। इन दोनों चीज़ों का यूज़ हम कार्बन डेटिंग में करते हैं टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल। मतलब अभी अगर सपोज़ आपको एक ह्यूमन का फॉसिल मिला तो उसकी एज को फाइंड आउट करने के लिए आप कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। इससे हमें एक चीज़ पता चली है कि जो वर्टेब्रेट्स है वो इनवर्टेब्रेट्स से आए। वर्टेब्रेट्स का मतलब जो एनिमल्स के पास वर्टेब्रल कॉलम होता है वो उन एनिमल्स से आए हैं जिनके पास वर्टेब्रल कॉलम नहीं था। इसकी डिटेल स्टडी आप किंगडम एनिमल मेलिया में करेंगे। सो अभी के लिए आप सिर्फ याद रखो ये चीज़। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं जिनके लिए ये काम आएगा। थैंक यू।